बात जुलाई साल 2025 की है। मुंबई के अंदर एक टाइल्स की फ्लोर के नीचे एक डेड बॉडी दफन थी। और जब इस केस का खुलासा होता है तो यकीन मानिए दोस्तों, मेरठ की मुस्कान हो चाहे राजा रघुवंशी, ये जो केस थे शायद बहुत पीछे छूट गए। और इस केस ने कई सारे सवाल ऐसे भी खड़े किए जिसमें लोगों के जहन में ये बातें आने लगी, क्या इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा रिश्ता है जो वाकई में पवित्र हो? क्या वाकई में ऐसा कोई रिश्ता है जिस रिश्ते को कलंकित ना किया गया हो? तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों डिटेल में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, दोबारा से इस चैनल को खड़ा करने के लिए आप लोग के प्यार, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग अपना प्यार दिखाया करें इस तरीके से कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक कमेंट्स बहुत प्यारा सा हमें कर दिया करें, ताकि अगले दिन मैं कमेंट्स में आप लोग के नाम ले पाऊँ। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के नाला सुपारा से। और इसी नाला सुपारा के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है, गड़कापाड़ी मोहल्ला। और इसी गड़कापाड़ी मोहल्ले के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। जिस परिवार में परिवार के मुखिया हैं, जिनका नाम विजय चौहान है। उम्र इनकी 35 वर्ष के आसपास है, जो कि राजमिस्त्री का काम किया करते हैं। विजय चौहान जिनकी शादी हो चुकी है और उनके साथ में उनकी पत्नी, जिसका नाम चमन उर्फ गुड़िया, ये भी रहा करती है। इसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। और इन दोनों का एक बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल के आसपास है। विजय चौहान जिनकी शादी 8 साल पहले इसी गुड़िया उर्फ चमन के साथ में होती है, और ये अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ में एक बेहतर ज़िंदगी बिता रहे थे। जो विजय चौहान थे, इनके जो भाई थे अखिलेश चौहान, वो थोड़ी ही दूर पर जो बिलालपाड़ा इलाका पड़ता है वहीं पर रहा करते थे। और इन दोनों भाइयों ने ये प्लान किया था कि मेहनत मजदूरी कर कर अगर कुछ पैसे जुड़ जाते हैं तो फिर एक घर खरीद लेंगे। अच्छा, इनकी एक पॉलिसी भी ऐसी थी जो पूरी होने वाली थी, तो इन दोनों ने सोच लिया था कि पॉलिसी हो जाएगी, एक एग्रीमेंट कर कर एक घर खरीद लेंगे। क्योंकि आजकल मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरीके से महंगाई का दौर है, अगर इस महंगाई के दौर में इंसान का अपना घर हो तो फिर वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिता सकता है। लेकिन यहाँ पर जो विजय थे, इनके पास कोई अपना घर नहीं था और ये किराए का कमरा लेकर रहा करते थे। उसके बाद में जो अखिलेश चौहान होते हैं, वो अपने भाई को इसी जुलाई के महीने में कॉल करना शुरू करते हैं। जब वो अपने भाई को कॉल करना शुरू करते हैं घर खरीदने के सिलसिले में, तो उनकी बात उनके भाई विजय से हो नहीं पाती है। पहले तो फ़ोन पिक नहीं होता है, उसके बाद में थोड़े समय के बाद में जो फ़ोन था वो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। इसलिए जो अखिलेश थे थोड़े परेशान तो होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि एक बार अगर भाभी से कांटेक्ट हो जाता तो शायद बात हो जाती। लेकिन इत्तेफाक से अखिलेश के पास में उसकी भाभी जो चमन उर्फ गुड़िया थी, उसका भी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। इसलिए 7 से 8 जुलाई के बीच में जो अखिलेश होते हैं, ये अपने भाई विजय के घर पर, जो नलकापाड़ा मोहल्ला है, वहीं पर जाने की कोशिश करते हैं। वाकई वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही ये घर के अंदर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि उनकी भाभी चमन मौजूद है, उनका भतीजा मौजूद है, लेकिन उनके जो भाई विजय हैं वो घर पे मौजूद नहीं है। जब अपने भाई को ये वहाँ पर देखते नहीं है तो उसके बाद में अपनी भाभी चमन से पूछते हैं कि भैया कहाँ हैं? मेरी तो बहुत दिनों से उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। मोबाइल नंबर ट्राई करा तो पहले तो जाता रहा, कॉल जाती रही, लेकिन बाद में कोई फ़ोन नहीं उठाया गया। तो जो चमन होती है वो कहती है कि दरअसल तुम्हारे जो भैया हैं ये काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और इस समय कुर्ला में है, और कुर्ला में ही रहकर काम कर रहे हैं और वहीं पर रहते हैं। कभी कभार घर पे आते या फिर कभी मन करता तो फ़ोन कर लेते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास में और कोई जानकारी नहीं है। अब इतनी बात जब ये भाभी कहती है तो यहाँ पर जो भाई अखिलेश होते हैं ये थोड़ा सा परेशान भी होते हैं, और इनको लगता है कि आखिरकार भैया के मोबाइल फ़ोन के साथ में ऐसा क्या हो गया कि वो ना तो मेरा फ़ोन उठा पाए और ना उधर से कोई कॉल भी मुझे वापस कर पाए। अच्छा, अखिलेश को ये भी लगता है, क्योंकि अखिलेश भी राजमिस्त्री का काम किया करते थे, तो कई बार ऐसा होता कि वो उनको भी कोई बाहर साइड मिल जाया करती थी तो वो भी रुक कर काम किया करते थे। इसलिए जो अखिलेश होते हैं ये अपनी भाभी जो चमन होती है उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरा भाई विजय आए तो उससे कहना कि तुझे अखिलेश ने याद किया था। जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के सिलसिले में बातचीत हुई थी उसके बारे में क्या ख्याल है। उसके बाद में जो अखिलेश होते हैं ये अपनी भाभी चमन का नंबर लेते हैं और उसके बाद अपने घर वापस बिलालपाड़ा आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में ये इंतज़ार करते रहते हैं, फिर उधर से कोई कॉल आता नहीं है।
उसके बाद में फिर से ये अपने भाई का मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर फिर से स्विच ऑफ बताने लगता है। अब यहाँ पर अखिलेश थोड़ा सा परेशान तो होते हैं, लेकिन इस बार राहत की ये बात थी कि अखिलेश जो थे वो अपनी भाभी चमन का नंबर लेके आ गए थे। इसलिए वो अपनी भाभी चमन के नंबर पर कॉल लगाते हैं और कॉल लगाने के बाद में सीधा अपने भाई विजय के बारे में पूछते हैं। तो कभी उनकी भाभी कहती है कि वो अभी काम के सिलसिले में बाहर ही है, कभी दूसरे दिन कॉल लगाती तो बताती है कि अभी दुकान गए। यानी समहाउ किसी तरीके से जो भाभी थी वो अखिलेश और उनके भाई विजय की बात होने देना नहीं चाहती थी। अब ये बात अखिलेश कहीं ना कहीं नोटिस तो करते हैं। अच्छा, अखिलेश के जहन में ये चीज़ें भी आती हैं कि उसके भाई की पॉलिसी मैच्योर होने वाली थी, 6 लाख के अराउंड उसको रुपए मिलने वाले थे। तो हो सकता है कि वो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही ना करना चाहता हो सकता है कि पैसे आने की वजह से थोड़ा सा बदल गया हो। तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम तरीके के ख्याल जो थे वो उनके जहन में आते हैं। आमतौर पे दोस्तों जब भाई भाई अलग हो जाते हैं तो पैसों को लेकर उनकी अपनी अपनी जेबें हो जाती हैं और अपने अपनी फैमिली, अपने अपने बच्चे, तो हर कोई अपने तरीके से ज़िंदगी जीता है। अब यहाँ पर अखिलेश भी यही सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई प्रेशर बना रहा हूँ। इसलिए अखिलेश बार बार अपनी भाभी को फ़ोन करते हैं ताकि एक बार भाई से बात हो जाए। अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं अपने तरीके से कुछ करूँ। लेकिन अखिलेश जितनी बार भी अपने भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश करते, अखिलेश एक तरीके से फेल रहते और उनकी कोई भी बात उनके भाई से नहीं हो पाती। इसलिए ये फिर से अपने भाई के पास जाने का फैसला करते हैं। 20 जुलाई के अराउंड ये अपनी भाभी को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में कहते हैं कि मैं आज आ रहा हूँ। लेकिन इनका इरादा यह था कि मैं ऐसे करके कहूँगा कि मैं आ जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया फिर से कहीं चला जाए। लेकिन जब ये अपनी भाभी का फ़ोन लगाते हैं तो जो फ़ोन था ये भाभी का भी फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। अब यहाँ पर अखिलेश की थोड़ी सी जो टेंशन थी वो और ज़्यादा बढ़ती है। अब अखिलेश ये सोचते हैं कि एक तरीके से उनके भाई का भी मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, उनकी भाभी का भी मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आखिरकार ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बहुत ज़्यादा सस्पिशियस चल रहा हो। इसलिए जो अखिलेश थे तुरंत अपने भाई के घर, जो गड़कापाड़ी इलाका है, वहाँ पर पहुँचते हैं। अब अखिलेश जब अपने भाई के घर पर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि जो भाई का घर है उस घर पर तो ताला पड़ा हुआ है। अब ताला पड़ा हुआ है, भाई का भाभी का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। अब अखिलेश को ये समझ नहीं आता कि अचानक से उसके भैया और उसकी जो भाभी है वो कहाँ चली गई। इसके बाद में अखिलेश आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। अच्छा, आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी कॉलोनी होती हैं उसमें ऐसा होता है कि पड़ोस में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है किसी को जानकारी होती नहीं है। लेकिन नारा सुपारा में जहाँ पर ये परिवार रहा करता था वहाँ पर लोग ऑलमोस्ट एक दूसरे को जानते थे। घनी घनी आबादी, छोटे छोटे घर थे, इसलिए सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तो जब यहाँ पर ये अखिलेश लोगों से पूछते हैं तो पता ये चलता है कि लगभग 15 दिन गुजर चुके हैं और किसी ने भी उनके भाई विजय को नहीं देखा है। यानी विजय जहाँ पर काम करने के लिए गए हुए थे वो 15 दिन से घर लौट कर नहीं आए थे। और इससे भी बड़ी हैरानी की ये बात थी कि 2 दिन से उनकी जो भाभी थी जिसका नाम चमन था उसको भी नहीं देखा गया था। अब विजय को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसका जो भाई है उसने घर बदल लिया हो सकता है कि भाई और भाभी घर छोड़कर चले गए हों, कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग हो गए हों। ये चीज़ें तो वो मान के चल रहे थे। हो सकता है कि उनकी जो बीमे की पॉलिसी है जो पूरी होने वाली थी इसके रिगार्डिंग उनको पैसा मिलने वाला था तो वो मुझसे बात ही ना करना चाहते हो। तमाम तरीके की चीज़ें उनके जहन में चलती ही रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इस तरीके से वो मुझसे रूठ कर क्यों बैठा है। कम से कम एक बार मुझसे बात तो करे, मुझे बताए तो कि वजह क्या है। और जब तक मैं वो वजह जान नहीं लूँगा मैं ऐसे चैन से नहीं बैठूंगा। उसके बाद में वो आस पड़ोस के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि एक बार वो इस घर के ताले को तोड़कर ये देखना चाहते हैं कि उनके भैया और उनकी भाभी ने ये घर छोड़ दिया है या फिर वो अभी भी इस घर में रह रहे हैं। अच्छा, आस पड़ोस के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, जिसका वो रूम था उस रूम के मालिक को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। और उसके बाद में चूंकि पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाई जाती है 20 तारीख को, अपने भाई की मिसिंग होने की कंप्लेंट ये दर्ज करा चुके थे। अब चूंकि देश के अंदर इस तरीके के बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ ऑलमोस्ट सुनाई जाती हैं, लोग सुनते हैं, तो जिस तरीके का डर का माहौल है उसके बीच इनके जहन में तरह तरीके के सवाल भी आते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ पड़ोसियों ने यह भी बताया था कि जाने से पहले इन्होंने अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराया था, जिसकी जो रेता बजरी थी वो अभी भी घर के बाहर ही पड़ी हुई थी। अब ऐसे में अखिलेश के जहन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घर कर जाती हैं कि अगर उसके भैया और उसकी भाभी को ये घर छोड़ना होता तो फिर वो इस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम क्यों कराते। और ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम है जो घर के अंदर किया गया है, जिसके बारे में भैया ने ना तो मुझसे जिक्र किया, ना मोहल्ले पड़ोस के किसी व्यक्ति को पता है कि आखिरकार क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसके बाद में पुलिस की और लोगों की मदद से उस घर के ताले को तोड़ा जाता है। घर के अंदर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी चीज़ें जो थी वो जैसे कि तैसी रखी हुई थी।
लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस घर के रूम के अंदर जो टाइल्स थी वो दो रंग की थी। यानी ज़्यादातर हिस्से में एक रंग की टाइल लगी हुई थी और एक छोटे से हिस्से में एक अलग रंग की टाइल लगी हुई थी। अब यहीं से जो डाउट था अखिलेश के मन में वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। अखिलेश इस बारे में हालांकि सोचना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं समाज में घट रही हैं उसको देखकर उनके जहन के अंदर बहुत ज़्यादा डर था, भय था। लिहाजा लोगों की मदद से ये फैसला करते हैं कि इस टाइल को तोड़ा जाए और उसके बाद में लोगों और पुलिस की मदद से इस टाइल को तोड़ा जाता है। दोस्तों, पुलिस की मौजूदगी में, लोगों की मौजूदगी में उस गड्ढे को खोदा जा रहा था। टाइल्स तोड़ी जाती है, तोड़ने के बाद में थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाना शुरू की जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में, जहन में डर भी था कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके का कुछ मिल जाए जिस तरीके का डाउट है। उसके बाद में गड्ढा लगभग 1 फीट खोद लिया जाता है। पहले टाइल्स हटाई जाती है, उसके बाद में रेता बजरी का जो कंक्रीट था उसको हटाया जाता है। उसके बाद में लगभग 1 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक पुलिस को और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे किसी को भी कुछ भी सस्पिशियस दिखाई नहीं पड़ता है। अब लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है कि महज एक वहम हो और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टाइल हो सकता है किसी वजह से टूट गई हो, उसकी वजह से टाइल्स वगैरह की मरम्मत कराई गई हो और उसके बाद इस घर को छोड़ दिया गया हो। लेकिन अगर घर को खाली किया गया था तो फिर ऑलमोस्ट ज़्यादातर सामान इस घर के अंदर पड़ा हुआ क्यों था? तमाम तरीके के जो चीज़ें थी वो घर के अंदर मौजूद क्यों थी? यही चीज़ें अखिलेश को फिर से एक तरीके से मोटिवेट करती हैं कि गड्ढा और गहरा खोदा जाए। उसके बाद में फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और जब गड्ढा खोदना शुरू किया जाता है तो लगभग 4 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है। और 4 फीट गहरा जब गड्ढा खोदा जाता है तो वहाँ पर कुछ संदिग्ध दिखाई पड़ना शुरू होता है। अब जैसे ही संदिग्ध दिखाई पड़ना शुरू होता है, जो अखिलेश होते हैं उनकी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उनके भाई इस घर के अंदर रहा करते थे और उसी घर के अंदर टाइल्स तोड़कर गड्ढा खोदा जा रहा था और शायद उस गड्ढे के अंदर किसी की डेड बॉडी थी। अब थोड़ी देर खोदने के बाद में जब वो डेड बॉडी बरामद होती है तो डेड बॉडी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सड़ चुकी थी। लेकिन शरीर की बनावट और बाकी कपड़े, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में जो अखिलेश होते हैं तुरंत पहचान कर लेते हैं कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उनके भाई विजय चौहान की है। यानी जिस बात का डर अखिलेश को था, अब वो डर उनकी आंखों के सामने सच हो चुका था। अब दोस्तों, इस तरीके का जो मंजर था ये अखिलेश चौहान को पूरी तरीके से तोड़ चुका था। अब अखिलेश चौहान को वो बात भी याद आती है कि जब अपने भाई से मिलने के लिए उसके घर आया था। उसको वो भी याद आता है कि जब वो अपने भाई से मिलने के लिए आया था और उसकी भाभी ने उसको बताया था कि उसके जो भाई हैं वो कुरला गए हुए हैं काम के सिलसिले में। एक्चुअल में उसके भाई तो उस समय इसी कमरे के अंदर दफन थे जिस कमरे के अंदर बैठकर उसने पानी पिया था। यानी उसकी जो भाभी थी जिसका नाम चमन था, वो पिछले 15 दिनों से उसके मरे हुए पति की डेड बॉडी के साथ में ही उसी कमरे के अंदर रह रही थी। तमाम तरीके की चीज़ें जब सुनते हैं और सोचते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। हालांकि उसके बाद में जब पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से उस डेड बॉडी को निकालती है, उसके बाद जब इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद में पुलिस जब मोहल्ले पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो मोहल्ले पड़ोस के लोगों से कुछ अजीब, कुछ सस्पिशियस मिलता है। मोहल्ले पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि दरअसल ये जो महिला थी जिसका नाम था चमन चौहान, इसके रिश्ते थे किसी मोनू अरविंद शर्मा नाम के लड़के के साथ में जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी और ये चमन जो थी वो उससे लगभग 8 साल बड़ी थी। अब चमन चौहान और इस मोनू अरविंद शर्मा के जब रिश्ते थे और इस बारे में कहीं ना कहीं विजय को भी पता चल चुका था, इसलिए अक्सर इन दोनों के घर में इस बात को लेकर झगड़ा होता था और कई बार मोहल्ले पड़ोस वालों ने मोनू को जो विजय है उसकी पत्नी के साथ में मार्केट के अंदर भी देखा था और विजय के कई बार मोनू के परिवार वालों से भी झगड़ा हुआ था। और इसी के सिलसिले में जब मोनू और ये जो चमन चौहान थे जब ये मुलाकात कर रहे थे, उसी समय विजय ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और इन्हीं लोगों ने बदनामी से बचने के लिए विजय की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद में कमरे के अंदर उसको दफना दिया और ऊपर से नई टाइल्स लगा दी और उसी घर में ये अपने प्रेमी के साथ मिलना जुलना करती रही। हालांकि पुलिस वाले इन दोनों को की तफ्तीश करते हैं और आखिरकार 22 जुलाई साल 2025 को ही इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है पुणे से। उसके बाद इन्हें पुलिस थाने लेके आया जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर भी होती हैं। हालांकि दोस्तों अभी ट्रायल चल रहा है और इन दोनों के जो केस है इसमें क्या वर्डिक्ट निकल के आता है, लेकिन ये तो अभी जांच का विषय है और कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन इस तरीके के केसेस में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है। जो भी इसमें सज़ा मिलेगी, जो भी कुछ होगा, मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूंगा। लेकिन इस तरीके की कहानी सुनाने के बाद में मन बैठ जाता है कि आखिरकार दुनिया के अंदर इंसान कौन से रिश्ते पे भरोसा करे। अमूमन जो हस्बैंड होता है बाहर काम करता है, जॉब करता है और जब उसकी जॉब ठीक ठाक हो जाती है तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपने पास बुला ही लेता है।
तो ऐसे में अगर पत्नी को अपने पास बुला लाए तो क्या वो उसकी हत्या कर देगी? तमाम तरीके के सवालात ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है। बहरहाल आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए इसमें बालिश बिहारी हमारे बहुत प्यारे से व्यूवर्स हैं, बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, अब आपका कहानी मिलने लगा है। पहले यूट्यूब पर बहुत ढूंढ लेते थे लेकिन नहीं मिलता था, लेकिन हमने ढूंढना भी छोड़ दिया, लेकिन अब कहानी आपकी आ रही है तो मिल भी रही है। खैर शुक्रिया आपका। इरशाद मंसूरी हैं, लिखते हैं गुड शॉप सर, तो इरशाद मंसूरी जी शुक्रिया। उसके बाद में मनोज भारद्वाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो मनोज भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, कहानी बहुत अच्छी है, अल्लाह खैर करे। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं ऑलवेज फुल सपोर्ट दोस्त, तो सरफराज सिद्दीकी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। शरियन शर्मा हैं, लिखते हैं आपका अंदाज़ बहुत सुंदर है शाबिश भाई, तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ अहमद कमेंट्स करते हैं, सरफराज सिद्दीकी जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। नागेश गौड़ जी लिखते हैं नाइस, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी कमेंट्स करते हैं। सरफराज सिद्दीकी आगे लिखते हैं कामयाब हो गए, 2 साल से साथ में हूँ भाई, मेरे भाई शुक्रिया आपका। मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स मेरे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं। शमशुल अंसारी हैं, कमेंट्स करते हैं। प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी बेंगलोर से, ये भी हमारे बहुत पुराने से व्यूवर्स हैं, शुक्रिया। मंदी वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा जलंधर पंजाब से काफ़ी पुराने व्यूवर्स हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हमारे सबसे पहले व्यूवर्स में से आते हैं, लिखते हैं शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं, शुक्रिया। नसीर अहमद जी भी काफ़ी पुराने व्यूवर्स हैं और पूछते हैं कैसे हो भाई, तो मैं ठीक हूँ। सरफराज सिद्दीकी जी सब हमारे बहुत पुराने पुराने व्यूवर्स लिखते हैं, हेलो दोस्त कैसे हो, दोहा कतर से सुनता हूँ, यूपी 62 का रहने वाला हूँ। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, ये भी काफ़ी पुराने हैं। अशबा जी भी सुनती हैं, लिखती हैं शाबिश भाई कोई अपने हस्बैंड के सिवा किसी और के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ जाता है जबकि पता है कि अंजाम बुरा ही होगा, लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं। खैर शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद अरशद जी कमेंट्स करते हैं, फरजाना सिद्दीकी जी, सचिन चौधरी जी, ये सब हमारे बहुत पुराने से व्यूवर्स हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो अब आप कोशिश यह क्या करें कि एक एक बंदा 2-2 3-3 कमेंट्स किया करे और लाइक ज़रूर किया करे और वीडियो को शेयर किया करे। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।